Welcome Saloni to our event. हम बात कर रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन की एंड हाउ कैन वी जस्ट मिस यूपीएससी. यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत साल लगाते हैं, बहुत टाइम देते हैं अपने जीवन का यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. दे वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट. बट अगर हम स्मार्ट एजुकेशन की बात करते हैं, डू यू थिंक कि प्रिपरेशंस में येस देर आर स्टिल प्लेयर्स अवेलेबल जो उनकी प्रिपरेशन आसान कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, एफिशिएंट कर रहे हैं. बट व्हेन यू जज दीज एस्पिरेंट्स, उसमें क्या आज एआई या फिर स्मार्ट वेज का इस्तेमाल होता है? देखिए, जब मैं अक्सर यूपीएससी के बारे में बात करती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ कि इंडिया में किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो तभी से ड्रीम बन जाता है कि इस बच्चे को आईएएस बनाना है. राइट. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम बात करें जितने भी आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन के टूल्स आ गए हैं, ऑनलाइन जो मीडियम्स आ गए हैं, they are available of course in UPSC space as well. And when we talk about AI is kind of revolutionizing this space too, because UPSC के बारे में एक यूनिक बात ये है कि unlike any other exam in the world, जो UPSC का करिकुलम है वो सो कॉल्ड डिफाइंड है लेकिन डिफाइंड नहीं भी है. मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि प्रीलिम्स में एक सवाल आया जो किटकैट की चॉकलेट के रैपर पर कुछ टिडबिट फैक्ट था उससे. तो जब प्रिपरेशन इतनी वास्ट होती है, व्हेन एवरीथिंग अंडर द सन इज़ योर सिलेबस, उस केस में मुझे लगता है कि एआई का इंटरवेंशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग कोचिंग्स भी करा रहे हैं उनके लिए. तो प्रिपरेशन को आपके एनहांस करने के लिए इट कैन बी हेल्पफुल. However, they are yet not there. There are some players in the market who are using AI to aid the preparation. आंसर राइटिंग में हेल्प करना, जैसे अब आपने आंसर लिखा, आप 4 लोगों को ढूंढते हैं कोई मेरा आंसर इवैल्यूएट कर दे, या आप एक पेड कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं. वहीं अगर आप एआई प्लेटफॉर्म पर हैं तो एआई आपका आंसर क्विकली देखकर और आपको इनपुट रिफाइन कर सकता है. बिल्कुल. बट प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी प्रिपरेशन क्योंकि इतना वास्ट है या इतना डायनेमिक है, तो एआई को पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाना मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग है. एंड स्टूडेंट्स वांट टू रिजॉर्ट टू ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स बिकॉज द स्टेक्स आर सो हाई. यू इन्वेस्टिंग योर यूथ. आप उस समय पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं जब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये तैयारी करनी है या नहीं करनी. जेई देना है, नीट देना है या डीयू आना है, ये डिसीजन तो शायद पेरेंट्स लेते हैं. बट यूपीएससी देना है नहीं देना, इस डिसीजन के टाइम पर आप इतने समझदार होते हैं तो आप वो रिस्क नहीं करना चाहते हैं. इसलिए मुझे लगता है एआई को लेकर वो कॉन्फिडेंस अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है स्टूडेंट्स. बट ये बात हम करें एक स्टूडेंट की ओर से, बट यू आर एन इंटरव्यू योरसेल्फ, राइट? तो अगर हम किसी को जज कर रहे हैं उस टाइम पे, डू यू थिंक रिलायबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं इफ़ वी यूज़ स्मार्ट एड और इफ़ वी यूज़ स्मार्ट टूल्स और एआई? देखिए, जो यूपीएससी का इंटरव्यू का सेटअप है वो बहुत कन्वेंशनल है. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिशन. अब जहाँ पर भी समाज में डिस्क्रिशन होगा वहाँ पर चांसेस हैं कि हमारे बायसेस सामने आएंगे. बहुत बार हम देखते हैं फला स्टेट के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए, या फला जाति के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए. या अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को शिकायत रहती है कि इंटरव्यू में लड़कियों को ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, और ख़ास करके थोड़ा सुंदर दिखने वाली लड़कियों को ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं. तो मैं इससे पर्सनली बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ. और ये सच है कि शायद लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए यूपीएससी का पैनल लड़कियों को ज़्यादा नंबर देता भी है, क्योंकि अगर हम देखें सिविल सर्विसेज की डाइवर्सिटी तो आज भी विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, विच इज़ ऑल राइट. अब ये एक पॉजिटिव जेंडर बायस भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव बायसेस भी हैं. जब आप इस प्रोसेस को ऐसे स्ट्रीमलाइन कर देते हैं कि इसमें डिस्क्रिशन नहीं रहती और सिर्फ टेक्नोलॉजी, एआई या ऐसे आपने सिस्टम्स बना दिए जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, तो मुझे लगता है हम इन पॉजिटिव बायसेस को भी एलिमिनेट कर देंगे. बट आई अगेन बिलीव हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए. वी शुड बी प्रोग्रेसिव एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एज विच नन ऑफ आवर एंसेस्टर्स हैव सीन. तो अच्छा रहेगा कि इस स्पेस में भी अगर डिस्क्रिशन कम हो सके, क्योंकि इस डिस्क्रिशन के चलते बहुत सारे लोगों को सफ़र भी करना पड़ता है. रूरल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स, या कोई कैंडिडेट जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे हैं, या जो उतने पॉलिश्ड सोफिस्टिकेटेड नहीं है. ऐसा अक्सर देखा जाता है कि उन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में कुछ ना कुछ इम्पेडिमेंट्स रहते हैं. तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, लड़कियों को थोड़े ज़्यादा नंबर या ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं? इनफैक्ट अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ज़रूरत है हम लड़कियों को बढ़ावा दें. देखिए, अनफेयर तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए. मैं एक एजुकेटर हूँ, एक टीचर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को बराबर तरीके से देखा जाए. लेकिन जो हमारे समाज की रियलिटी है, अगर उसके चलते हम लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप ले लेते हैं तो मुझे इसमें कोई खामी नहीं दिखती. इनफैक्ट आई एम फॉर विमेन रिजर्वेशन इन यूपीएससी एग्जाम्स ऑल्सो. हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स. वो होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इसको हम बाकी रिजर्वेशन की तरह ज़िंदगी भर के लिए कर दें. बस तब तक के लिए जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं, जब तक कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो है वो
फेयर नहीं हो जाता यूपीएससी स्पेस में। आप इस सेगमेंट में पिछले 7 सालों से हैं, 7 सालों से आप यूपी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज़ ले रही हैं, तो आपने क्या बदलाव आता देखा है पिछले 7 सालों में? आपने कहा कि जेंडर गैप है, क्या वो थोड़ा बहुत भी ब्रिज हुआ है? देखिए आप अक्सर हम देखते हैं जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो जो टॉपर्स होते हैं वो लड़कियां होती हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज की रियलिटी ये है कि आज भी बहुत सारी लड़कियां आईएएस बनने के बाद भी डीएम नहीं बन पाती, उन्हें डीएमशिप नहीं मिलती, उन्हें कलेक्टरशिप नहीं मिलती, या उन्हें वो सेंसिटिव पोस्टिंग्स नहीं मिलती जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का बायस है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक महिला आईएएस बन गई है तो उसके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। सारी प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होंगी जब हम इस माइंडसेट को एड्रेस करेंगे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर, बट अप्रॉक्सिमेटली 30% of women do not get to become district collectors despite being IAS officers. Despite being trained for that. Yes, despite being IAS officers उन्हें वो पोस्टिंग ही नहीं मिलती। या आप Which is actually sad. Which is very sad. या आप देखेंगे कि आज भी इंडिया में जो हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कोई भी महिला नहीं रही है। इतने साल हो गए भारत के परिभाषा को, परिपेक्षा को, लेकिन आज भी कोई महिला कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, which is so sad. या आप सिविल सर्विसेज की क्यों बात कर रहे हैं, आप बात कीजिए सीजीआई की। हमने महिला सीजीआई नहीं देखी है अभी तक भारत में। प्रेसिडेंट बेशक बन गई बट सीजीआई अभी तक महिला नहीं, प्राइम मिनिस्टर रही हैं, लेकिन सीजीआई भी नहीं देखी है हमने महिला को। यू नो, जब हम किसी भी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सुबह से प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, बट देन वी फॉरगेट अबाउट पेरेंट्स वो सबसे पहला टीचर होता है जो बच्चे को घर में पढ़ाता है, जो बच्चे की लर्निंग शुरू करता है। एंड यू आर अ न्यू मदर योर सेल्फ, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। आपको क्या लगता है एज अ पेरेंट कितना बड़ा रोल होता है जब आप पहले 3 साल या 4 साल बच्चे को नर्चर करते हो इन दिस एरा व्हेन यू हैव सो मच डिस्ट्रैक्शंस इन योर हैंड? देखिए, मैं इस सवाल पर बहुत ऑनेस्ट रहना चाहूँगी। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे बेटे की माँ होना है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है। तो जितने भी लोग माँ हैं यहाँ पर, वो प्लीज़ अपने आप पे प्राउड फील कीजिए, अपने आप को पैट इन द बैक दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब बची बात बच्चे को रेज करना, और एक अभिभावक होने के नाते या एक पेरेंट होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो सच ये है कि मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज इतना कंपटीशन है, इतना प्रेशर है, और इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में जब लाइट की स्पीड से सब कुछ बदल रहा है, मतलब मैं कल परसों ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें बताया गया कि 63% बच्चे जिनका अभी प्री नर्सरी, नर्सरी, किंडरगार्टन में एडमिशन होगा, उनको जो जॉब्स करनी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो हम किस चीज़ के लिए अपने बच्चों को तैयार करें, हमें पता ही नहीं है। या फिर जो बच्चे आज कॉलेजेस से पास आउट कर रहे हैं 2030 में, जो सोचते हैं कि वो नौकरियां करेंगे, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ट्रांजिशनरी फेज़ है, और इसका प्रेशर पेरेंट्स पर भी आता है, क्योंकि अगर आपका बच्चा किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उससे आप भी इम्पैक्ट होते हैं, और इसका प्रेशर टीचर्स पर भी आता है। और बात यह है कि आजकल के बच्चों का जो इमोशनल क्वेश्चन है उसके डेवलपमेंट पर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पेरेंट्स IQ, GK, फैक्ट्स, कैपिटल सिखा देना, अच्छे वर्ड सिखा देना, वहाँ तक रुक जाते थे। आज जो सेंसिटिविटी है समाज में, जो सेंसिटिविटी है सोशल मीडिया के चलते जो बदलाव आ रहा है, या एज समबडी हु इज़ एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया, मुझे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हम EQ के बारे में बात करें, या हम अपने बच्चों से इस चेंज को अडेप्ट करने के बारे में बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि अब सक्सेस लीनियर नहीं है। अब हमें अपने बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी कि हो सकता है आपको ज़िंदगी में 5-7 नौकरियां बदलनी पड़े। हमारे टाइम में क्या होता था, बोल दिया जाता था अगर फला नौकरी मिल जाएगी मतलब लाइफ सेट है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक नौकरी मात्र पा लेने से हमारे बच्चों की ज़िंदगी सेट नहीं होगी। तो एज पेरेंट मुझे भी बहुत प्रेशर लगता है इस चीज़ का, एंड ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो डिस्कवरिंग, यू नो, एज आई एम गोइंग थ्रू। ही इज़ जस्ट 7 months ओल्ड राइट नाउ, पर अभी से मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ती हूँ कि अरे रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, या अच्छी आदतें डालनी चाहिए, या पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए, तो मुझे लगता है हम भी डिस्कवर कर रहे हैं। और जब आप पेरेंट बनते हैं तो आप भी बच्चे के साथ ग्रो करते हैं एज एन इंडिविजुअल। और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को यही कहना चाहूँगी कि हमें एक ओपन माइंड रखना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और जिस लर्निंग से शायद हम भागते थे, हमारे बच्चे हमें पुश कर रहे हैं कि उस लर्निंग को हम भी चेज़ करें, और हम भी वो इंसान बने जो हमें बनना चाहिए था। हम अपने लिए नहीं बन पाए तो अब अपने बच्चों के लिए बनने का मौका है। राइट। सलोनी, कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग का,
जो बाहर की कंट्रीज़ में, विदेश में तो बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। बट स्पेशली टियर 1 के अंदर होम स्कूलिंग का वापस से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है। अब जो यंग मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं, वो होम स्कूलिंग ट्राई कर रही हैं, एंड मे बी दे आर प्लानिंग कि वो 5th या 6th ग्रेड में अपने बच्चों को स्कूल में एंटर करवाएं। आर यू विद दिस कॉन्सेप्ट, डू यू थिंक इज इट अ राइट वे? Actually, it's too soon for me to comment on it, but it's an interesting concept. And I think this concept has emerged because there is genuinely some gap in our education system. और जब तक हम इसको acknowledge नहीं करेंगे तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे यूनिक स्कूल्स भी आ रहे हैं, कृष्ण मूर्ति स्कूल्स हैं, शिक्षांतर है गुड़गांव में, सरदार पटेल है दिल्ली में। ये लोग यूनिक तरीके से एजुकेशन को डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ वन साइज़ फिट्स ऑल मॉडल की बात करते हैं। हम हर बच्चे को यूनिकली नहीं देख पाते। देखिए, मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, तो उसके चलते हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जा सकता। मतलब बहुत सारे घरों में माँ बाप भी शायद इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। तो उसके चलते अगर कुछ माँ बाप ओवर एम्बिशियस होकर ये सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को होम स्कूल करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं। क्योंकि बच्चे को इवेंचुअली तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ही जाना है, तो उससे अडेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या आप एज पेरेंट कितना टाइम डेडिकेट कर पाएंगे, कितना डिसिप्लिन रहेंगे। स्कूल एक इस्टेब्लिश सिस्टम है। Right. मैंने ये शायद पहले भी बताया है कि जो स्कूल का कॉन्सेप्ट बना था, जो अभी हमारी एजुकेशन में मैक्सिमम स्कूल्स हैं, आई एम सॉरी अगर मैं स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि ये फोर्ड ने तब बनाया था जब कैपिटलिज्म अपनी पीक पर था और उन्हें लेबरर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो हमें ओबीडियंट होना, सर्विट्यूड फॉलो करना, एक सिस्टम में रहना, फॉलोइंग इन द लाइन, ये सब तो सिखा देता है। बट क्या एज ह्यूमंस ये हमारा एंड गोल होना चाहिए? एज ह्यूमंस में भी हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और बिंदु की बात करते हैं हम, तो ग्रोथ की बात करते हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये 200-250 साल पुराना स्कूल सिस्टम क्या आज भी रेलेवेंट है या नहीं है। सो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम नेसेसरी चेंजेस ला ही नहीं पाएंगे। और ये जो स्कूल सिस्टम बनाया गया है, तो ये तो फैक्ट्री वर्कर्स सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, पर अब हम इंडिया में अपने बच्चों को फैक्ट्री वर्कर्स नहीं बना रहे हैं। Right. हम अपने बच्चों को लीडर्स बना रहे हैं। Right. हम चाहते हैं हम ऐसे क्लासरूम्स बनाएं जो फेलियर फ्रेंडली क्लासरूम्स हों। वो एक फैक्ट्री सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तब होगा जब हम इस पूरे डायनेमिक को क्वेश्चन करेंगे और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उसको लाएंगे। Saloni, you also have civil servants in your family, right? What personally I believe, and I think a lot of people also believe कि civil services एक बहुत ही glamorized job है, but the reality is something else. You have people in your family who are civil servants. What do you think? You see, when you think of civil services, people think of it as a job. Power है, glamour है. But actual में सिविल सेवा एक प्रशासनिक सेवा है। सेवा का क्या मतलब होता है? सेवा का मतलब होता है जब आप दूसरों को अपने से ऊपर रखकर उनके लिए कुछ करने का सोचते हैं। हो ऐसा गया है सोशल मीडिया के चलते कि हमने सिविल सर्विसेज को इतना ग्लैमराइज कर दिया, इतने सारे ड्राइवर्स, लाल बत्ती वाली गाड़ी, इतना बड़ा घर, Right. और कभी भी जाकर आप किसी को भी हड़का दो, कहीं पर भी रेड डाल लो। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में बहुत हाई अकाउंटेबिलिटी है। ऑफ कोर्स इट्स अ जॉब विच ऑफर्स यू लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, इट्स अ जॉब विच गिव्स यू लॉट ऑफ पावर। आप 22-23 साल की उम्र में 200-250 लोगों की टीम लीड कर रहे होते हैं, जो शायद आप कहीं और नहीं कर रहे होते। Right. और उसका अपना एक रीज़न है, लेकिन क्योंकि आपने एक पेपर निकाल लिया, शायद आप में उतनी मैच्योरिटी भी ना हो, बट आपको वो मौका दे देती है सरकार। तो ये सिस्टम का एक फ्लॉ भी है, बट अगेन इट कम्स विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग एसेंस भूल जाते हैं? देखिए, हाँ, ऐसे केसेस सामने तो आते ही हैं कि बहुत सारे लोग एसेंस भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिविल सर्वेंट बन के कोई अलग डायनासोर नहीं बन जाते हैं। जो आपका वैल्यू सिस्टम होता है वो बस एम्पलीफाई हो जाता है। वो कहते हैं ना, अगर पावर दे दी जाए किसी को तो पता चलता है कि उसकी रियलिटी क्या है। तो सिविल सर्विसेज में भी ऐसा ही है। व्हेन यू हैव द पावर, व्हेन यू आर एट द जेनिथ ऑफ द थिंग्स, देन हाउ यू बिहेव, देन व्हाट कैरेक्टर ऑफ यू कम्स आउट, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बहुत सारे लोगों का ऐसा कैरेक्टर सामने आता है कि वो घर पे किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं, या अब फैमिली में ही लोगों को मिसट्रीट कर रहे हैं, ऑफिस में लोगों को मिसट्रीट कर रहे हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अब ये सब कॉल आउट करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये समाज का पार्ट है। जब तक हम इसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे हम इस पर काम ही नहीं कर सकते। आपने पर्सनली कभी नहीं सोचा कि मुझे भी शायद सिविल सर्वेंट बनना था, या सोचा नहीं, उसके मैंने बाद आपको आप बताया interview हमारे बने? घर में एक सिविल सर्वेंट है और वो काफ़ी है। तो बाकी लोग और बहुत काम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इससे ये मैसेज देना चाहूँगी,
सारे बच्चों को जो ये देख रहे हैं कि केवल सिविल सर्वेंट बनकर ही आप देश सेवा नहीं कर सकते हैं, या केवल बॉर्डर पर जाकर ही आप देश सेवा नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो कि टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सबसे बड़ी देश सेवा ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चाहें तो आने वाली एक पूरी पीढ़ी को ख़राब कर सकते हैं उनका ब्रेन वॉश करके, और ये चाहें तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं जिससे देश कितनी भी आगे जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं सेवा करने के, बहुत सारे तरीके हैं इम्पैक्ट लाने के। प्लीज़ सिविल सर्विसेज की ड्रीम से फिक्सेटेड मत रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एक अच्छी नौकरी नहीं है या एक अच्छी जॉब नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कंट्री, बट इट इज़ नॉट ओनली गुड जॉब इन द कंट्री। यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू डू अदर थिंग्स। अगर सब लोग सिर्फ सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो फिर टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर और बाकी सारे काम कौन करेगा? अभी हमने बात करी कि जॉब कैसे बहुत ग्लैमराइज्ड है। अब हम एक बात बताइए, अगर कोई सिविल सर्वेंट बनता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी आ जाते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दिस जॉब ऑल्सो। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? देखिए, सैक्रिफाइसेस सबकी नौकरी में होते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स के केस में जो सैक्रिफाइसेस आप जानते नहीं हैं, जैसे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, कभी भी आपकी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है। Does it affect the personal life as well? Of course it does. If your spouse is working in another city, or if your son or daughter is studying in another city, or your parents cannot move, then the loneliness that you have to face, आपको फैमिली के बिना रहना पड़ता है, या कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। बहुत बार आपकी ये नौकरी कोई ऐसा नहीं है कि आपकी 9 to 5 जॉब है। देर आर नो संडेज इन दी जॉब, और हो सकता है आपकी 36 आवर्स की शिफ्ट भी हो। अगर आप IPS हैं तो आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। अगर आप IAS हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी इमरजेंसी हो आपको जाना पड़ेगा। देर आर नो फिक्स्ड वेकेशंस। तो इस तरह के सैक्रिफाइसेस तो आपको करने ही पड़ते हैं। उसके अलावा आप हमेशा एक पब्लिक फिगर हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग योर सेल्फ अप्रोप्रिएटली दैट लाइज ऑन यू। आपकी बहुत सारी पर्सनल चॉइसेस इम्पैक्ट होती हैं उससे। ये बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसकी हर जगह बात हो रही है। तो अगर हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की कोई बात करें कि अगर कोई बहुत अर्ली एज में हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना हो कि ओके फाइन, नाउ प्रॉबेबली वो आप 7 से 8 साल वाले एज ग्रुप में हैं और आपकी जॉब लगेगी या फिर आप एम्प्लॉयबल होंगे 25-28 में, तो कौन से स्किल्स आपको अभी से डेवलप करने ज़रूरी हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर? देखिए, जब मैं US जाती हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत यूनिक लगती है उनके बारे में। भले ही उन्हें नॉलेज हमारे बच्चों से कम हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट है उस पर उनके स्कूल में, कॉलेज में बहुत काम किया जाता है। तो मुझे लगता है सबसे पहला स्किल जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो अपनी थॉट्स को अच्छे से कम्युनिकेट करना और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना सिखाना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट स्किल। जो हमें दूसरी चीज़ सिखानी चाहिए अपने बच्चों को, वो सिखानी चाहिए अनलर्न करना। मुझे लगता है कि अनलर्निंग के बारे में हम बात नहीं करते हैं। वी टॉक सो मच अबाउट लर्निंग दैट वी फॉरगेट दैट देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी अनलर्नड ऑल्सो। सो वी शुड टीच आवर स्टूडेंट्स, आवर प्रोफेशनल्स टू अनलर्न। एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन, और द थर्ड स्किल सेट दैट दे शुड हैव इज कॉन्फिडेंस। नाउ कॉन्फिडेंस डजंट हैपन टू यू। ऐसा नहीं आप प्रियंका चोपड़ा जब पैदा हुई तभी से कॉन्फिडेंट थी, है ना? तो कॉन्फिडेंस इज बिल्ट विद माइक्रो विन्स। आपको छोटी छोटी अचीवमेंट्स देनी होती हैं अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आ सके। कॉन्फिडेंस से होता ये कि अगर आप कम भी जानते हैं तो भी जितना आप जानते हैं आप उसको लेकर सुनिश्चित होते हैं कि आप उससे कुछ कर पाएंगे, एंड यू आर एबल टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो वी शुड ट्रेन आवर चिल्ड्रन कि ऐसा नहीं आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए तो आप अच्छे नहीं हैं, या आपकी अचीवमेंट कम हो गई, या अब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस का एग्जाम में मार्क्स आना, स्टेज पर खड़े होकर बोलना, गोल्ड मेडल जीतना, इन सब से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कॉन्फिडेंस इज अबाउट एन एटीट्यूड विच यू हैव टू बिल्ड इन योर चिल्ड्रन। Since we are running short of time, also my last question to you would be, आप 7 साल से UPSC के इंटरव्यूज़ ले रही है, कोई ऐसा अटपटा किस्सा, कोई फ़नी किस्सा दैट हैज़ एवर हैपेंड एंड यू लाइक ये तो शायद बहुत फ़नी हो गया? बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, और मैंने YouTube पर एक बताया भी था। एक बच्चा था, उसने अपनी हॉबी लिखी थी मोटू पतलू कार्टून देखना। तो मैंने यू टॉकिंग अबाउट UPSC एस्पिरेंट? Yes, this is a UPSC aspirant. So when we take UPSC interviews, we ask candidates, what is your hobby? There's a column in the DAF, which is detailed application form, and this is a very important point of discussion. तो बच्चा स्मार्ट था, उसने लिखा अपनी हॉबी मोटू पतलू कार्टून देखना। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी हॉबी मोटू पतलू कार्टून देखना है, अगर देश के सब बच्चे मोटू पतलू कार्टून देखेंगे और ख़ुद को मोटू या पतलू से एसोसिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बॉडी शेमिंग को बढ़ा तो नहीं रहे हैं इससे? नाउ ही डिडंट एक्सपेक्ट दैट।
बट ही टुक इट वेल. तो काफ़ी फ़नी होता है. ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी हॉबी सोना है, या एक बच्चे की हॉबी थी अपनी नीस के हेयर स्टाइल बनाना. तो लोग ऐसे फ़नी चीज़ें यूपीएससी इंटरव्यूज़ में कर देते हैं, जिससे काफ़ी मज़ा भी आता है, बहुत मज़ेदार भी होती हैं ये कॉन्वर्सेशन. But sometimes it comes as a shock as well. Yes, it definitely does, because it's a serious business. Right. It is not a communication between equals, it is a communication between unequals. Those are the policy builders of future. Yes. So the kind of sincerity they project. However, some smart people handle all of this also with grace. Right. तो कुछ लोग शायरी सुना देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये देश के लिए है शायरी. मतलब सुना दिया कुछ महबूबा से रिलेटेड और देश को बना दिया अपनी महबूबा. तो लोग स्मार्ट भी होते हैं, which is a good experience, a lot of learning for us as well. Right. Do we have any questions from the audience for her? I think the audience is too tired for any question. Well, thank you so much, Saloni, Thanks for a being lot. here. And it was such an insightful session, and maybe we'll do proper interaction sometime later. Sure, thank you. Thank you, Thank Chahat, you. for having me.